बच्चों इधर आवाज बंद कर लो। हम मोबाइल कहाँ रह गया मेरा? तो बच्चों सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें शायद एक्सरसाइज 3 मैंने बोला होगा, है ना? तो वो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 3 में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों देखें। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, फोर्थ, ठीक है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड एक्सरसाइज। बच्चों मैंने एक पीडीएफ भेज रखा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, चलो मुझे क्वेश्चन बता दो, मैं देख लूँगा। ओके, चलो देखते हैं। अभी फर्स्ट 5 मुझसे अलग से पूछ लेना, कोई नहीं, अभी डिस्कशन में आ जाए तो ठीक है, वरना अलग से पूछना। फर्स्ट 5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत? फर्स्ट 8 क्वेश्चन, 6। देखो बच्चों, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज न्यू। इधर बच्चों, इफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी टू न्यू ऑन मेटल मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना? तो देखो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब एक तरीके से क्या हो गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना? हाँ समझो। तो अब समझो, पहले केस में जब अप्लाई करोगे तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस, ठीक, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो फ्रीक्वेंसी। हाँ, इफ रेडिएशन टू न्यू का गिराया तो E इक्वल टू 5 प्लस के, एनर्जी टू न्यू, ये एच न्यू और ये काइनेटिक एनर्जी, तो एच न्यू और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 एच न्यू अपॉन एम का अंडर रूट, 2 एच न्यू एम का अंडर रूट, थर्ड ऑप्शन। समझ गए ना? ठीक है, ओके। सेवंथ, इसमें कोई डाउट? मतलब अप टू 8 कोई दिक्कत? अप टू 12, अप टू 16, अप टू 19। ठीक है, पहले हम जा रहे थे V, तब आ रहा था VS, अब उसके बाद उसका V/2, सॉरी जब V कर रहे तब आ रहा था V/2, अब जब V/2 कर रहे तो हो गया V, वो कैसे? वो मैं चेक कर लेता हूँ। When two monochromatic light, this and this incident on photoelectric, their stopping potential, ये अच्छा हाँ सही बोल रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें Vs गलत लिखा है, द थ्रेशोल्ड, वो गलत है, नहीं आएगा, निगेटिव में आ जाएगा सॉल्व करोगे। वो या तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है या गड़बड़ है, वो आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर तो आ जा रहा है।
नहीं आएगा। लाओ मैं चेक कराता हूँ, या तो नेगेटिव में आ जाएगा, मैं बताता हूँ। देखो पहले केस में लगाओगे तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस मान लो ई वी एस बाई 2, ठीक है। सेकेंड केस में एच न्यू बाई 2 5 प्लस ई वी एस। हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब एक तरीके से 5 चाहिए। 5 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एच न्यू बाई 2 नहीं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 एच न्यू बाई 2 5, 3 एच न्यू बाई 2 5। अब समझो 3 एच न्यू बाई 2 एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट इससे क्या आ गया, 3 न्यू बाई 2। तो इसका मतलब क्या है कि न्यू और न्यू बाई 2 पे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 न्यू बाई 2 आ गई, इसका मतलब ये है कि उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे निकलना चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली भले ही आंसर मैच कर रहा हूँ। क्या होता है फिजिक्स में थोड़ा हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। 30 वो या तो ऑर्डर चेंज है या क्वेश्चन गड़बड़ आया हुआ है, जो भी रहा हो, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकले। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अप टू 16 कोई दिक्कत? 13 में आंसर तो भले ही मैच कर रहा हो पर क्वेश्चन गलत है कुल मिला के। हाँ क्वेश्चन गलत। हाँ तो पीवाई में भी गड़बड़ हो सकती है, इसकी टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है, कौन सी बड़ी बात। ठीक है ओके। अप टू 19 बच्चों कोई दिक्कत? अप टू 20 हाँ बोलो। ये जो मैंने क्लास में करवाया था वही है, अपनी सीट में भी था। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है रिलेटिव टू सी, वही -3 वोल्ट आ जाता। हाँ सर ये पूछ रहा था मैं कि जैसे जब हमने क्या कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिराई, तब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी निकल ली, यानी जो वर्क फंक्शन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सही है। ठीक है। अब जब हम कह रहे 6 हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकालो, गिराओगे, तो वर्क फंक्शन वही रहेगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन हाँ वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 इलेक्ट्रॉन व 3 वोल्ट। अब जब 3 की हम लगा ही रहे हैं, तो जब 2 से निकल रहे थे तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन दूसरी उस प्लेट तक कैसे पहुंच पा रहे थे? वो मैं बताता हूँ, समझो बच्चों। पहली बात ये यहाँ करंट तुम्हारी शायद आवाज़ आ रही है, किसी की भी आ रही है, वो बंद कर दे। ठीक, हाँ अब मैं बता रहा हूँ, समझो। देखो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो ये अपनी ट्यूब है, ठीक है, इस पे तुमने 5 का गिराया, वर्क फंक्शन 3 है, ठीक है ना, या काइनेटिक एनर्जी 2 दिए, इसका मतलब वर्क फंक्शन 3 है। ये चीज़ समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर तुम नेगेटिव में 2 वोल्ट लगा दोगे तो ये रुक जाएंगे, तो भी रुक जाएंगे, तो भी रुक जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। फोटोन विथ दिस इंसिडेंट, ये ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ये है, ठीक है। व्हेन फोटोन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मान लो इस पे 6 का गिरा आर इंसिडेंट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ये। तो देखो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा लगा के ही रखा है। पहली चीज तो ये समझो, तुम्हें ये लग रहा है कि 3 वोल्ट यहाँ जब नेगेटिव लगा दिया है तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो एक ही सेटअप नहीं होता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक सेटअप में एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको बदल के फिर एक्सपेरिमेंट किया, नहीं वो सब लिखा नहीं जाता है, इसको आपको यूज करना होता है। जैसे ये जो शुरुआत का डेटा है वो इस पर्पज से दिया है कि भाई तुम वर्क फंक्शन निकाल सको। अब वो वर्क फंक्शन निकाल लिया, अब तुम्हारा उससे मतलब खत्म हो चुका है। वो उसी चीज के लिए दे रहे हैं, वरना तो उसको देते ही नहीं। समझो मेरी बात वापस से, ऊपर वाला जो डेटा है वो इसी पर्पज से दिया है कि भाई नीचे जो हम सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप यूज कर सकते, वरना उस डेटा को देने का मतलब ही नहीं होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ता है, हम एकदम लाइन टू लाइन चीजें मैच नहीं करते, ठीक है ना। हाँ तुम बोलो, समझ गए ना अभी? ठीक है। हाँ तुम्हें कोई डाउट था?
अच्छा वो अभी मैं देख लूँगा, नंबर मैं चलो अभी यहीं देख, अभी वहीं बता दूंगा, या मुझसे अलग से भी पूछ लेना। अप टू 21, इसमें कोई दिक्कत? 20 में डाउट है। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सिल्वर के लिए है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सिल्वर अल्ट्रावायोलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। देखो कैलकुलेशन है, समझना, इक्वल टू 5 प्लस के, ये अपना बेसिक फॉर्मूला। जो एनर्जी, बच्चों क्या कर रहे हैं, एनर्जी अगर हम देखें H, या चलो मैं पहले वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। देखो H पता है, C पता है, लैम्डा पता है, H पता है, C पता है, लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है सबसे ऊपर, नीचे क्या है, अल्ट्रावायोलेट की वेवलेंथ है, ठीक है। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हमें पता होता है 9.1 10 की पावर माइनस 30 इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्वेश्चन नंबर 20। सारा डेटा रख दोगे आंसर आ जाएगा, बस ये की कैलकुलेशन है। एक सेकेंड रुको, हाँ तुम बोलो। देखो समझो, वो एच का मान मत रखो क्योंकि वो ईवीएस वगैरह में, देखो आंसर हमें मीटर पर सेकंड में दिया है, तो हमें एसआई सिस्टम में आंसर चाहिए, एसआई सिस्टम में आंसर चाहिए, तो बेटर ये है कि आप नॉर्मल एच का वैल्यू यूज कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो। ऑप्शंस देखो 3 6 6 6 6 में भी डेटा में ठीक ठाक डिफरेंस है, 0.3 0.66, एक ठीक ठाक डिफरेंस है, तो चाहो तो अपना नॉर्मल तरीका यूज कर सकते हो 12400, लेकिन उससे भी कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा, बात वही पड़ेगी। लास्ट में ये आता एक बार बोलो, पहले उनका मैं कंप्लीट कर दूँ। हाँ तुम बोलो। हाँ तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, मैं खुद बोल रहा हूँ, उसका कोई उपाय नहीं है, बस ये कि थोड़ा बहुत मैनेज करके, जैसे मैंने बताया ऑप्शंस दूर दूर है, तो अपने हिसाब से कुछ अजम्पशन मान के थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर मैच करा सकते हो। बाकी कभी भी लंबी कैलकुलेशन आए तो उसमें यही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। देखो ये मैंने बता रखा है, ज़्यादा फोटोन गिराओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ग्राफ भी अगर देखोगे तो मैंने बनवा रखा है, करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ ये हो जाता है, करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ ये हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बताओ, अपनी आधी अधूरी चाहिए मत बोलो। हाँ, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5, देखो ये अपने सीट में ही क्वेश्चन था। हाँ देखो फ्रीक्वेंसी हाफ नहीं करो, फ्रीक्वेंसी वही रख रहे हो, तो फिर करंट डबल हो जाएगा। हाँ ठीक, अच्छा हाँ, अब एक सेकंड रुकना, हाँ तुम करण कुछ कह रहे हो, अच्छा हाँ अब तुम बोलो। सर जैसे इसमें आपकी माइनस 0.√0.3 into 10⁻12 उससे निकालना था फिर किसमें? इसी 20 वाली क्वेश्चन लास्ट कैलकुलेशन 0.3 कौन सा है? अच्छा वो आपका सॉल्व करने के बाद, हाँ वो तो खैर बात की बात है, निकल जाए। पॉइंट 0.6 कैसे आएगा? अच्छा आप ये कह रहे हो आपका आंसर कितना आया? 0.3 into 10⁻12। ओके। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 30 into 10 की पावर प्लस 0.3 3 जाएगा, सर प्लस 12 अच्छा प्लस 12 है ना, प्लस 14 कर दिया, एक ही बात है। नहीं 12 है ना, मैंने हाँ सही कह रहे हो, 10 आएगा, ठीक है। यहाँ 5, 30 का अंडर लगभग 5.5 लिख सकते हो, तो 5.5 इंटू 10 की पावर 5 या 0.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये क्लियर है? ओके बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट और थर्ड हम कर चुके। देखो ये गलत क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं कहता रहा हूँ वो गलत क्वेश्चन है, उसमें क्या ही दिमाग लगाओ। देखो मेन चीज ये है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, जबकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम कर दिया। जैसे तुम ये देखो, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू एस मतलब V0/2 दिया है,
और आधी फ्रीक्वेंसी पे उसे डबल कर दिया। जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो होगा क्या, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, उस वजह से क्वेश्चन गड़बड़ है। देखो समझो, तुम एक सिंपल सी चीज बताओ, एनर्जी 5, फाइव 3, बताओ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं बोलता हूं इसको मैंने 7 कर दिया, अब काइनेटिक एनर्जी, जबकि मैं बोलूं कि नहीं 1 है, तो वो चीज सही हो सकती, वही चीज इसमें लिख रखी, बस सीधा सा फंडा है, समझ गए? ओके बच्चों, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया। किसी किसी में सीक्वेंस के चलते कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे अलग से पूछ लेना, ठीक है? ओके अब बच्चों, जो मैंने एक सीट तुम्हें प्रोवाइड की थी उसके क्वेश्चंस बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो, ठीक है बच्चों? इसमें कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आंसर मैं बता चुका हूँ 35, ठीक है? मैं उसके बाद के आंसर्स बता रहा हूँ। 36 में आंसर बच्चों सी, मैं लिख देता हूँ आंसर 36 सी, 37 शायद, आजा आजा, ओके ठीक, मैं भी दे दूँगा 36 इसमें सी, इसमें भी सी, 38 में बी, 39 में ए, 40 में सी, 41 में सी, 42 में बी, 43 में सी, 44 में 27, 45 में ए, 46 में 486, 47 में बच्चों, इसमें मैं अभी आंसर डिस्कस कर लूँगा, कुछ गड़बड़ रही होगी। 48 में सी, 49 में ए, अभी बता रहा हूँ 27, 50 डी, ठीक है? ओके ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इसमें एक 47 मैंने अभी छोड़ रखा है, वो देखते हैं। बच्चों अब मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं उसको देखो 36, उसमें बच्चों किसी को डाउट? 37 देखो, द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ दिस मच, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बच्चों बाल्मर 2 पे आए, 3 4 5, तो बच्चों ये होती है फर्स्ट, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड, तो ये हो गई थर्ड लाइन। अब बच्चों याद करो, ये 13.6 माइनस छोड़ दो अभी, 3.4, 1.5, 0.85, हाँ नहीं 13.6, रुको अभी, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54, यही रहता है। अब थर्ड लाइन बच्चों अगर देखोगे तो ये डिफरेंस हुआ 0.54, 0.54, 3.4 और 0.54 का डिफरेंस करोगे तो लगभग 2.9, लगभग 2.9। तो बच्चों अगर मैं इसकी वेवलेंथ निकालता हूं तो 1240, और डिफरेंस बच्चों एक बार में 3 मान लेता हूं, एक बार 3 मान लेता हूं, 3 से कम है, 2.9 है लेकिन 3 मान लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस 3 मान लेता हूं, तो उस हिसाब से बच्चों मेरे पास वेवलेंथ आनी चाहिए 400 के करीब, मान 400 नैनोमीटर। कितनी
आनी चाहिए 400 नैनोमीटर। अब बच्चों समझो हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, हमारे पास वेवलेंथ है बच्चों 108, लगभग 1/4। तो 1/4 वेवलेंथ का मतलब है कि 4 गुना एनर्जी है, क्योंकि बच्चों वेवलेंथ होती है 1240 डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो बच्चों जो अपने पास आंसर है वो इस वेवलेंथ से 4 गुना ज्यादा है, समझ रहे हो? यानी कि जो वेवलेंथ हमें दे रखी है उसकी वेवलेंथ 4 गुना कम है, तो एनर्जी 4 गुना ज्यादा हुई। एनर्जी 4 गुना ज्यादा हुई यानी कि हर एक में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक में 4 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर। अब याद करो बच्चों एनर्जी में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था, तो हर एक में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब z अपने पास क्या होना चाहिए 2। समझे बच्चों? एक बार फिर समझो, हाइड्रोजन के हिसाब से जो हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं वो 400 आ रही है, यहाँ वेवलेंथ लगभग 100 दे रखी है, तो 1/4 वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ कम का मतलब एनर्जी ज्यादा, और 4 गुना एनर्जी ज्यादा है। 4 गुना एनर्जी ज्यादा है तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा तो z क्या होना चाहिए 2। बच्चों समझ गए ना? योगेंद्र क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। फिर बच्चों आगे देखते हैं 38, इसमें बच्चों डाउट 38 देखो बच्चों, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं 38 को, आंसर मैं दे चुका हूं। अच्छा इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखो 13.6 इंटू 4, हर एक में 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उस एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ये माइनस साइन भी रहता है साथ में, तो 6 चौको 24, तो 54.4 आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा सी। हालांकि माइनस होना चाहिए लेकिन नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो माना जाएगा। हाँ बोलो। फॉर्मूला लगाना चाहो तो उसके लिए ये कर सकते हो कि फिर वो काफी लेंदी पड़ेगा, 1/λ, उससे भी हो जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ 1/λ, ठीक है। आर, अब आर तुम्हें कितना देर, आर तो छोड़ो, पहले क्या है थर्ड लाइन, तो 1/4 माइनस 1/25, 5 से इसमें आएगा, तो 1/λ, 25 में से 4 गए 21/100 इंटू आर, फर्स्ट केस, ठीक है ना। हाँ इंटू जेड स्क्वायर और रहेगा, इसमें क्या रहेगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना, जेड स्क्वायर। अब इसके बाद तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जैसे समझो लैम्डा तुम्हें कितना दे रखा है 108.5 नैनोमीटर में, तो 10 की पावर -9, 21/100। अब आर की वैल्यू मैंने तुम्हें लिखवा रखी, वो रखो, फिर z निकाल लेना, आ जाएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। समझ में? बोलो कोई दिक्कत लग रही हो प्रिंस में, तो सारी वैल्यू रख के सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। अब वापस देखो 38 एनर्जी लेवल ए बी सी सर्टेन एटम करस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ये है। ए की बच्चों सबसे कम है, तो बच्चों सबसे कम एनर्जी होती है यहां ई बी ई सी। If λ1, λ2, λ3 are wavelength of radiation corresponding to C2b, तो ये बच्चों λ1, B2A, λ2 और ये λ3। हाँ बोलो, ठीक है ना, हटा दो ना। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों वापस समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सिचुएशन है, तो अधिकतर केस में बच्चों तुम मिस्टेक क्या करोगे, पहली बात वो समझो, तुम अधिकतर केस में ये करोगे कि ये वेवलेंथ लिखनी है, तो ये हो जाएगी λ1 + λ2, जो कि गलत है।
क्लियर है बच्चों? अब अगर हमें ये वेवलेंथ लिखनी है तो बच्चों वो एनर्जी का रिलेशन ये होता है, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इक्वल टू इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इक्वल टू इसकी एनर्जी। अब इसकी एनर्जी अगर बच्चों में लिखूंगा तो एच सी बाई लैम्डा 1, एच सी बाई लैम्डा 2, एच सी बाई लैम्डा 3। तो यहां से बच्चों तुम्हारे पास रिलेशन निकल आएगा, तो लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये आए। हाँ बच्चों, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए F1, F2, F3, उस केस में तुम रिलेशन लिखोगे HF1, HF2, HF3, तो H कट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन निकल आएगा। लेकिन अगर वेवलेंथ है तो तुम मिस्टेक ये करोगे, डायरेक्टली वेवलेंथ ऐसे लिखोगे जो कि गलत हो। अब बच्चों मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? आपने इसका स्लाइड 37 डिस्कस किया 37 हाँ अभी डिस्कस किया, बोलो ठीक है बच्चों। 38 क्लियर है? प्रिंस और कार्तिक डिस्कशन मत करो, कोई डाउट हो मुझसे पूछो। 39 इसमें कोई डाउट? 40, 41 देखो, इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज ये है, देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुंड सीरीज। तो देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड मतलब 5 और ये 1, तो लिमिट का मतलब होता है इन्फानाइट से यहां आ रहा। तो मान लो इसकी एनर्जी E है तो डिफरेंस E। अब ध्यान से समझो, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी लिखोगे या प्रॉपर लिखना चाहो तो माइनस का 13.6 होती, इसकी एनर्जी लिखोगे तो माइनस का 13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। तो देखो एनर्जी में 25 का फर्क है, तो वेवलेंथ में भी 25 का फर्क होगा, और जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो जो ये वाली चीज है इसकी वेवलेंथ 25 गुना, कौन सा, अच्छा फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी 25 गुना कम हो जाएगी। देखो एनर्जी होता है HF, तो यहां एनर्जी 25 गुना कम हो गई, एनर्जी 25 गुना कम हो गई है तो मतलब वेवलेंथ 25 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो वो 25 गुना कम हो जाएगी। तो उसकी F है तो इसकी हो जाएगी F/25, F/25 यानी कि C ऑप्शन। अभी समझे? ओके 42 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 43 देखो आंसर एक बार लिख लो, बार बार फिर वो देख लो आना, ठीक है ओके। अब बच्चों फिर समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों 42, फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज और हाइड्रोनियम एटम ये है, वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। बच्चों फर्स्ट का दिया है और सेकंड का पता करना है, क्लियर है बच्चों? देखो समझना, तरीका बच्चों वही रहता है 1 2 3 4 बच्चों वही देखना 13.6 3.4 1.5 0.85। बच्चों फर्स्ट मेंबर ये होता है, फर्स्ट मेंबर इसका डिफरेंस कितना आया बच्चों 1.9। सेकंड मेंबर बच्चों ये होता है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो बच्चों इसका डिफरेंस 1.55 आना चाहिए। मैं सही कर रहा हूं? वही आएगा, देखो कोई मिस्टेक? 0.85 इससे सेपरेट करोगे 2.55, अब सही है? ठीक है ओके। तो बच्चों 1.9 से 2.55 हो गया, 1.9 से 2.55 हो गया। तो बच्चों चाहो तो इससे डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, 1 2 4 नैनो में चाहिए, किस में चाहिए? नैनो में ही चाहिए बच्चों। मैं करा रहा हूँ 42 नहीं 42, किसी ने पूछा था 42? किसी ने पूछा था क्या? तुमने पूछा था शायद, किसी ने पूछा था वही मुझे ऐसा लगा, ठीक है समझ गए। अब इसको 2.5 से डिवाइड कर दो, 2.55 की जगह 2.5 मान लो, तो मेरे हिसाब से 500 टाइम्स
500 से थोड़ा कम मान लो, 500 से थोड़ा कम देखोगे। अब इसमें ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन क्लोज है। हाँ, तो एक तो प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, वो एक तरीका बचता है, क्योंकि सारे ऑप्शन 500 से कम होना चाहिए, तो हाँ ए और बी में से कोई एक होगा, लेकिन बहुत क्लोज दे दिए तो फिर वो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। इवन उस केस में ये वाला मेथड भी नहीं, फिर वो लगाओ, जब इतने पास पास ऑप्शन है तो 1/λ आर। हाँ, लेकिन वो भी इसमें क्या होता है, कई बार जैसे 6561 दिया, उसमें के हिसाब से निकालना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ये 6561 ओरिजिनल है या कुछ वैसे करके निकाला, उसका भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये होगी, तो हाइपोथेटिकल होता है, जब ये ऐसे दादा की दिया तब रियल डेटा होता है। अधिकतर रियल होता है, पर मान लो नहीं हुआ तो क्या करोगे, क्योंकि बहुत पास पास ऑप्शन है। 6561, ठीक है। सेकंड केस में मान लो ये r, इसको देखोगे तो 5r/36। सेकंड लाइन में 1/4 माइनस 1/60, 12r/64, 3r/60। अब डिवाइड करके वो फिर प्रॉपर आंसर आएगा, अब डिवाइड करके वो फिर प्रॉपर आंसर आएगा। अभी समझ पाए? ठीक है। 43rd, इसमें डाउट था किसी को? देखो, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाय अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, द रेडियस ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस। तो देखो 980 एंगस्ट्रॉम, 980, तो 12400 डिवाइड बाई 980, तो 12500 ले लेते हैं। अगर बच्चों इन्होंने 12500 बोला है तो फिर 12500 ले लेते हैं। अब 12500 अगर मैं लेता हूं तो 980 से डिवाइड करूंगा, एक बार बच्चों इसे 100 मान लेता हूं, 100 मान लूंगा तो लगभग 12.5 बैठ रहा है, ठीक है ना। 12.5 अगर 100 मानूं, थोड़ा ज़्यादा होगा तो 12.5 से थोड़ा ज़्यादा, तो हमें ऐसा डिफरेंस चाहिए जो 12.5 से थोड़ा ज़्यादा हो। तो बच्चों 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54। अब 12 पॉइंट किससे ज़्यादा चाहिए हमें? 5 से थोड़ा ज़्यादा, ये तो 12, इन दोनों का डिफरेंस बैठ जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों? 0.85 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 0.85 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही बैठेगा ये है। कितना बैठेगा? कितना बैठ रहा है? 12.8। अच्छा, और इसे सेपरेट करोगे तो 13, ये काफ़ी ज़्यादा, तो यही मान लो। तो 1 2 3 4, फोर्थ ऑर्बिट में चला गया बच्चों, किस में चला जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट में चला गया तो रेडियस हमसे पूछिए स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 16 nm। आंसर क्या हो जाएगा? 16 nm। थर्ड दिया मैंने, थर्ड दिया, 16 nm। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों चेक करो, जिसको दिक्कत लग रही हो वो पूछे। देखो वापस बताता हूँ, 980 है, डिवाइड किया लगभग 12.5 मान लो, तो 12.5 एनर्जी का फोटोन गिराया, तो वो कहाँ तक जाएगा? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस लगभग 12.8 बैठ रहा, और हमने 12.5 से थोड़ा ज़्यादा का गिराया, तो लगभग यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया मतलब फोर्थ ऑर्बिट तक पहुँच गया। फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस क्या हो जाएगी? 16 टाइम्स, क्योंकि रेडियस जो होती है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए? बोलो करण, कोई दिक्कत है? कौन सा फॉर्मूला? हम वही कर रहे हैं एक तरीके से, ये जो हम लिखते हैं वो फॉर्मूले से ही लिखते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ये रट जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आप कहाँ तक फॉर्मूला लगाओ। जो ये है वो वहीं से तो आया है, 13.6 n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, तो सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो 1 रखते हो तो 13.6 पे 2 रखोगे तो ये भी वहीं से आया, वरना उससे करोगे तब भी आएगा, पर ये कि उसके लिए सॉल्व करना तुम्हारे लिए काफ़ी टफ पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? फॉर्मूला
हर चीज़ के लिए फॉर्मूले नहीं होते, ये चीज़ समझो। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमें वो मेथड चूज करना होता है जो जल्दी हो जाए। अब वो भले ही आपको कैच करे ना करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको कैच करेगा वो फिर ज़्यादा नंबर ला पाएगा, ठीक है। और उसी चीज़ को सिखाने के लिए भाई मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड बेटर है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जिसमें प्रॉपरली आर के टर्म्स में ही आंसर चाहिए तो ही उस फॉर्मूले पे जाओ, वरना अधिकतर हो सके इससे चीज़ें रिलेट करके सीखो, क्योंकि एक बार चीज़ें दिखने लगेंगी तो वो अपने आप समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। फिर देखो 44, इसमें कोई दिक्कत, 45, 46, 45 देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन लाइक एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडबर्ग। अब इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आंसर रिडबर्ग के टर्म्स में दिया, तो बेटर है कि हम उसी के फॉर्मेट में सॉल्व करें। तो खैर देखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन लाइक एटम in its ground state is 9 Rydberg. What is the wavelength of radiation emitted when energy in the ion jump from second state to ground? तो बच्चों समझो, सेकंड का मतलब 3 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है। तो अब इसमें आयनाइज का मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी एक तरीके से तुम्हें 9 Rydberg कुछ दे रखी, या एनर्जी को ई दे रखा, कितना दे रखा है ई, या चाहो तो इसे मैंने ई नॉट मान लिया, कितना मान लिया ई नॉट। अब फर्स्ट में एनर्जी कितनी है ई नॉट, इसमें एनर्जी होगी ई नॉट बाई 9, क्योंकि 1/n² के प्रोपोर्शनल होती। देखो बताता हूँ, एनर्जी होती है माइनस का 13.6, z² तो हाइड्रोजन है तो उससे छोड़ दो n², इसी को मैंने ई नॉट बोल दिया। हाइड्रोजन लाइक है क्या? हाँ, तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड भी सेम ही रहेगा। उसी के लिए पूछ रहे हैं, उसी के लिए पूछ रहे हैं तो जेड फिक्स ही हो जाएगा। या चलो मैंने z² लिख दिया, इस पूरे को मिला के मैंने ई नॉट मान लिया, इस पूरे को मिला के मैंने क्या मान लिया ई नॉट, और वो ई नॉट मुझे क्या दे रखा है 9r। या और तुम्हें दिक्कत लग रही हो तो इस पूरे को हमें क्या दे रखा है 9r। अब ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ग्राउंड स्टेट पे मैं क्या लिखूंगा 9r, थर्ड में मैं क्या लिखूंगा 9r अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि r। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8r। और हमसे शायद एनर्जी पूछा है, कुछ और पूछा है, अच्छा लैम्डा पूछा है, तो 8r अपने पास वो आ गया। हाँ, जो मैंने स्टैंडर्ड लिखा नहीं समझे नहीं, वो 1/r होता है। मैं बताता हूँ, पहले एनर्जी समझो। एनर्जी का डिफरेंस बच्चों कितना आ गया 8r, एनर्जी का डिफरेंस कितना आ गया 8r। इसमें कुछ गड़बड़ दे रखी है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट रिडबर्ग नहीं हो पाएगी, वेवलेंथ की यूनिट रिडबर्ग में आती है। वेवलेंथ पूछिए, लेकिन ऊपर एनर्जी दे रखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडबर्ग। नहीं, अगर -13.6 लोगे, पर रिडबर्ग तो हम आर लेके चलते हैं ना, केमिस्ट्री के हिसाब से अलग होगा, लेकिन फिजिक्स में तो हम उसको मीटर की यूनिट मान के चलते हैं, मीटर इनवर्स उसकी यूनिट होती है। जैसे याद करो 1/λr इंटू लिखा है, तो ये समझ रहे हो ना। तो यहाँ कुछ इन्होंने गड़बड़ दे रखा है, वो छोड़ो, पहले मैं आंसर मैच करवा देता हूँ। एनर्जी डिफरेंस बच्चों 1/8r आया, लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूँ बच्चों, इसको बाद में ही डिस्कस करूँगा, ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन है। बाकी एनर्जी डिफरेंस अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, या मैं अपने हिसाब से एक बार आंसर निकाल देता हूँ बच्चों। ये 9r है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब ये होना चाहिए लिथियम, ये क्या होना चाहिए लिथियम, लिथियम होना चाहिए। अब लिथियम होना चाहिए, अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा हूँ,
तो यहाँ एनर्जी होती है 13.6123, यहाँ होती है 1.5, इन दोनों का डिफरेंस 12.1, 12.1 तो लिथियम के लिए डिफरेंस हो जाएगा इंटू 9। हाँ अभी रुको, अब मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तो 12400 12.1 इंटू 9। बच्चों शायद कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। बच्चों पहली बात, क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट एक बार आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 9R कुछ बताई, 9 मतलब एक तरीके से 3 का स्क्वायर, तो यानी कि लिथियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिथियम। अब ये 1 में है, 2 में लिखोगे तो 3.1 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 में लिखोगे तो 1.5 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 12.1 इंटू 3 का स्क्वायर। ये एनर्जी का डिफरेंस आए। एनर्जी का डिफरेंस ये है, तो आंसर शायद नैनोमीटर में है ना, तो 1240 12.1 इंटू 9, इसको एक बार 10 मान लेता हूँ तो 120, 120 यानी कि 10 नैनोमीटर से थोड़ी ज़्यादा, 10 नैनोमीटर से थोड़ी ज़्यादा आंसर होना चाहिए। अब 10 नैनोमीटर से थोड़ा ज़्यादा आंसर अगर हम कंसीडर करें तो बच्चों अपने पास एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ए। आंसर ये आ जाएगा, लेकिन इसमें रिडबर्ग इन्होंने एनर्जी लिख दिया, उसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बाकी आंसर इससे आ जाएगा, वो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर रिडबर्ग जो इन्होंने कुछ लिख रखा है वो गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ अब बोलो जो कुछ कहना चाह रहा। चलें बच्चों आगे, ठीक है। इससे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, समझ गए ना। रिडबर्ग लिखा है केवल, खैर कोई नहीं, मैं सर्च कर लूँगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे रिडबर्ग ज़्यादा यूज भी नहीं हो पाता, हो सकता है मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो और सर्च कर लूँगा। ठीक है बच्चों, अभी कोई दिक्कत? फर्दर बच्चों देखो 46, इसमें किसी को डाउट? 47, ये इसका आंसर मैंने बताया नहीं है, मैं देख लेता हूँ। An excited He plus ion emit two photon in succession with wavelength this and this in making a transition to ground state. The quantum number corresponding to excited state पूछा है, समझ गए बच्चों। जैसे मान लो बच्चों वो 4 पे है, तो 4 से 3 आया और 3 से 1 आ गया, या 4 से 2 आया फिर 2 से 1 आ गया, उस तरह से 2 फोटोन एमिट कर रहा है, समझ गए ना बच्चों। अब तुम्हें बताना है कि भाई कौन सा सही हो, तो बच्चों देखना नैनोमीटर में है ना ये, हाँ 1240 108.5। एक बार बच्चों अगर मैं इसे 100 मान लूँ तो लगभग 12, तो लगभग 11 के आसपास मान लो, 11 के आसपास एनर्जी इसकी भी। अब दूसरे का देखो 1240 डिवाइड बाई 30.4, एक बार 30 मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ तो बच्चों लगभग 41 के आसपास ही हो गए, लगभग 41 के आसपास, या चलो 40 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों का एडिशन लगभग 52, तो ऐसा कोई एनर्जी लेवल होना चाहिए जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 52। वो मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुको, ये चीज क्लियर है? अब समझो, ठीक। मान लो वो किसी भी लेवल से 1 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 पे एनर्जी बच्चों 13.6 इंटू 4, इस पे 3.4 इंटू 4, 1.5 इंटू 4, 0.85 इंटू 4, ठीक है बच्चों। हमें डिफरेंस लगभग 52 के आसपास चाहिए, लगभग 52 के आसपास डिफरेंस चाहिए, ठीक है। 5 वो कितना है? 0.54 इंटू 4, तो वो लिखोगे लगभग 2 आ गया। अब ये निकालोगे तो 54.4, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1 2 3 4 5, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, लगभग 52 के आसपास बैठ रहा है, तो वो यहीं से आना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चों का अभी शायद तुम्हारा डाउट था ना, वो समझो कि ये कैसे होगा, तो वो समझना
30 किसका आया था, इसका निकालोगे तो 10.2 इंटू 4 लगभग ये, तो हो सकता है कि वो यहाँ से पहले जंप करके इधर आया और फिर वापस जंप करके इधर आया। 41 और 11, तो इसका 11 बैठ रहा होगा शायद। देखो 10.2 हाइड्रोजन के लिए इंटू चार्ज करोगे 40.8 तो बैठ जाएगा। तो इस तरह से जंप करके आया होगा। कैसे पूरा मुझे बताओ, पर पूरा मुझे बताओ कैसे करेंगे। हाँ प्रियांशी ध्यान रखो, तुम्हें कोई सामान चाहिए ले लो, वरना फिर वहाँ की जगह हमेशा आगे बैठोगे, मुझे आवाज़ क्लास में नहीं चाहिए बस, ठीक। हाँ देखो पूरा मुझे बताओ, सबसे पहले चेंज इन एनर्जी कैसे निकाली। 11:41 तुम्हें पता कैसे चला? अच्छा तो पूरा वही मैं पूछ रहा हूँ, पूरी प्रोसेस बताओ। जैसे सबसे पहले तुमने इस तरह से ये निकाला, फिर क्या किया? डेल्टा ई कौन सा, 11 और 41 बोल रहे हो या पूरा ऐड करके? वो क्यों करोगे? नहीं गलत है। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन गलत ही समझ रहा था। ओके ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर हम आंसर निकालें तो आंसर अपने पास आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। देखो मैं वापस बता देता हूँ, देखो इसमें दे रखा है कौन सा एटम है, कहाँ गया फर्स्ट, नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये, 47, ठीक है। He+ दे रखा है, He+ दे रखा है तो एटॉमिक नंबर 2 हुआ, तो हर एक एनर्जी को लिखोगे तो 2 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्लियर है। अब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा, 2 फोटोन एमिट करके ग्राउंड में आ गए, उन 2 फोटोन की वेवलेंथ दे रखी, तो उन 2 फोटोन की एनर्जी निकाली, ये आई, टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, तो इतनी एनर्जी एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इतनी एनर्जी का डिफरेंस किन 2 स्टेट में। तो अब मैंने चेक किया कि ये 2 ये 54 इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो इसके पास बैठ रहा, यानी कि वो 5 से ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। एक बार रुको यार, पहले उसका कंप्लीट कर दो, तुम बोलो क्लियर है? हाँ अब तुम बोलो। देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 13.6 Z²/n²। तो हीलियम के लिए यहाँ 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अभी क्लियर है योगेंद्र, बोलो कोई दिक्कत हो? ओके 48, इसमें बच्चों किसी को डाउट? 49, 50, ओके। अब बच्चों समझो, इसमें 51 से लेके आप 62 तक एज ए होमवर्क रख लो। इसमें 63, 64 ये आप कट कर दो, ये नीट लेवल के हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं, तो इन दोनों को छोड़ सकते हो बस। नहीं अभी उनकी थ्योरी भी मैंने नहीं पढ़ाई है तो उस पर भी मत जाओ। 63, 64 उसे बस छोड़, होमवर्क 62 तक। इसके अलावा बच्चों ये कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सरसाइज 2, उसके अलावा मैटर वेव्स, शायद छोटा ही सा टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, वही मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट को, अभी उस पर मत पढ़ो, बाद में रहेगा तो मैं अलग से डिस्कस करूँगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सरसाइज 2, चलो यही कर लेना, मैटर वेव्स छोड़ोगे, एक्सरसाइज 2 और इसके क्वेश्चन बस ये कर लेना। और बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, जो सीट मैंने आपको प्रोवाइड की है उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस प्रॉपर सीक्वेंस में, अगर आप वो अच्छे से समझ के सॉल्व कर लोगे, और इसमें नॉर्मली मैंने मेंस लेवल तक रखा है। जैसे ये जेई वाले बैच में मैंने यही वाली सीट दी, जो 12th जेई वाले बैच है उनमें भी आप देखोगे यही सीट दी। तो कहने का मतलब है कि ये मेंस लेवल तक की है, तो आपके में कई बार मेंस के इसमें आप देखोगे तो कई जगह लिखा भी है
कि वो जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस, तो आपके में कई बार मेंस के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो अगर वो अच्छे से कर लोगे तो वो आप मान के चलो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ गए। खैर यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसे देखते हैं। बच्चों जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, ठीक है। अब बच्चों आगे मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो। बच्चों जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है बच्चों, लिखी हुई सारी चीज़ें आपके में हैं, वही जो मैंने आपको दे रखी है उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझो बच्चों। बच्चों जैसे डी ब्रोगली का आप याद करो या बोर्स का याद करो। बच्चों बोर्स की बताओ सेकंड पोस्टुलेट क्या थी? MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, क्लियर है। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। उन्होंने कहा कि उन स्टेबल ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, ये चीज क्लियर है। अब वापस समझो, पर क्यों होगा, क्यों होगा उसको वो नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि भाई स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट की पहचान क्या है, तो उसके लिए MVR NH अपॉन 2 पाई है। पर स्टेबल ऑर्बिट के लिए MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई क्यों है? ऐसा क्या खास है उस MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई में कि उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट नहीं करता? वो डी ब्रोगली नहीं बता पाए। उन्होंने बोला नहीं करता, क्यों नहीं करता वो नहीं पता, पर जिसमें MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता। पर क्यों नहीं करता, ऐसा क्या खास है उस MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई में कि भाई उसमें एनर्जी एमिट नहीं कर पा रहा? तो उसको एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने। उसको किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रोगली ने। तो बच्चों ये थोड़ा सा 11th में हम वेव्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है, तो मान के चलना है। जैसे बच्चों दो तरह की वेव होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, वो इस एटमॉस्फेयर में जा रही है। एक होता है बच्चों जैसे मैंने रस्सी दोनों एंड्स पे बांध दी, प्लग की, तो उसकी एनर्जी उसी में कन्फाइंड रहेगी, समझ गए। तो वहां जो वेव्स बनती है स्टैंडिंग वेव्स रहती है, उनकी एनर्जी उसी में कन्फाइंड है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स, क्लियर है। अब बच्चों याद करो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम एक क्रिकेट की बॉल भी फेंकते हैं तो उसको भी एक वेव की तरह से मान सकते हैं, मैटर वेव। उसका अगर मान लो हमें वेवलेंथ लिखना हो तो H अपॉन MV से लिख सकते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका भी मास है, उसकी भी वेलोसिटी है, तो वो भी एक मैटर वेव की तरह से बिहेव करता है, मैटर वेव की तरह से बिहेव करता है और स्टैंडिंग वेव्स बना लेता है। क्या करता है? स्टैंडिंग वेव्स बना लेता है। अब स्टैंडिंग वेव की क्या खास बात होती है कि वो एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड रखती है, आउटर साइड एमिट नहीं करेगी। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टैंडिंग वेव्स बना लेता है। स्टैंडिंग वेव बनाने की वजह से उनकी एनर्जी उन्हीं के रीजन में कन्फाइंड रहती है। इतना समझ गए बच्चों? स्टैंडिंग वेव से क्या मतलब है बच्चों, वो चीज ऐसे समझो, ये चीज है इस तरह से प्रॉपर वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। स्टैंडिंग वेव बनाने की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी उसी के रीजन में कन्फाइंड रहेगी, ये इसमें फायदा हो जाता है। तो वही बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। डी ब्रोगली एक्सप्लेन सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल बाय एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल वेव। तो डी ब्रोगली ने सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, उसको पार्टिकल वेव मान के। अब उन्होंने कहा कि वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। क्या बना लेता है? स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स के थ्रू स्टैंडिंग वेव्स बना लेता है। अब स्टैंडिंग वेव के लिए बच्चों क्या होना चाहिए कि जो उसका सर्क्यूमफेरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अगर रेडियस r है तो सर्क्यूमफेरेंस बच्चों क्या हुआ, 2πr। रेडियस r है तो सर्क्यूमफेरेंस कितना हुआ, 2πr। तो 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा, क्लियर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। अब बच्चों समझो, कुल मिला के ये है, ये सर्कमफ्रेंस 2πr, अगर वो n लैम्डा के बराबर हो तो काम हो जाएगा। 2πr
एन, लैम्डा बच्चों एच अपॉन पी, पी मतलब एम बी, इसको उधर भेजो तो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, खत्म। तो यहां से वो प्रूफ हो गया एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो उन्होंने कहा कि भाई वो स्टैंडिंग वेव्स बना लेता है, ये रीजन लेता है। समझ गए बच्चों? अभी कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर समझो। एज वी नो प्रीवियस चैप्टर, वही लैम्डा एच अपॉन बी, वही थोड़ा फैला फैला के लिख दिया और कुछ नहीं, बस ये अपना डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन? चले आगे बच्चों, अब समझ गए? एक बार और मैं बता देता हूं, वापस समझो। दिक्कत कहां थी? उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, पर क्यों होता है वो नहीं पता। उसके लिए डी ब्रोगली ने कहा कि वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। अब स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए जरूरी होता है 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा एच अपॉन एम बी 2 पाई r, तो एम बी आर एन एच अपॉन 2 पाई प्रूफ हो गया। हाँ बोलो। देखो मैंने बताया ये 11th का टॉपिक है, वो मानना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने ये बताया कि मैं बोल रहा हूँ अभी अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में खर्च कर, रस्सी को जब हम ऐसे बांध देते हैं, बीच से प्लग करते हैं, तो उसकी एनर्जी उसी में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहेगी, उसे हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो अभी जस्ट इतना मान सकते हो, उतना काफी है। हाँ बोलो, क्लियर है बच्चों? चले आगे। अब बच्चों अगेन थोड़ा सा और थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी की लिमिटेशन, तो बच्चों कुछ एक पॉइंट मैंने पहले भी बताए थे। एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ही वैलिड है। किस पे वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से क्या मतलब है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, He+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, केवल इसी पे लगेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो फोर्स सेंट्रल नहीं रह पाएगा, तो वो चीज नहीं लगा पाओगे। समझ गए? तो वही मैंने लिखा है, द स्पेक्ट्रल, वो अलग चीज है, द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक नॉट एक्सप्लेन। जैसे सिंगल के लिए वैलिड है या मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं करेगा, बात तो एक ही है, ठीक है। फिर देखो नो एक्सप्लेनेशन क्वांटाइजेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई तुम एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई क्यों कर रहे हो, उसके पीछे रीजन तो बताओ। वो पहले उन्होंने नहीं बताया था, बाद में भी उनने नहीं बताया, किसी और ने बताया। लेकिन जब उन्होंने थ्योरी दी तब उन्होंने नहीं बताया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो भी तो एक गड़बड़ी माना जाएगा कि भाई तुम्हें सपने में थोड़ी आ गया कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ओके। अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर कोई स्टूडेंट दे रहा है ये है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा, तो फिर यही माना जाएगा भाई नकल से किया, कहाँ से किया, कोई एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें आता है। नहीं, आंसर यही होगा पर ये नहीं पता क्यों होगा, ठीक है। खैर वैसा ही समझ लो, उन्होंने कहा कि नहीं ये होगा, पर क्यों होगा वो नहीं पता, तो वो बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब समझो, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर नॉट सिंगल लाइन बट ईच वन इज कलेक्शन ऑफ सेवरली। अब समझो इसका क्या मतलब बच्चों, वो समझो। जैसे स्पेक्ट्रम, चलो ये एक्सप्लेन कर रहा था, पर स्पेक्ट्रम के साथ भी दिक्कत थी। आप देखो लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, इनमें भी देखोगे तो एक दो लाइन नहीं है, इन्फिनाइट लाइंस है, और सब बहुत पास पास होती है, सब आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, तो कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख पाता। तो वो ठीक है, उसमें खैर उतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं माना जाता है। मेन बस ये दो चीज़ ज़्यादा मानी जाती है, इसका उतना ज़्यादा मतलब नहीं। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें आगे अब, ठीक है। अब बच्चों हम आगे फिर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग लिख लो बच्चों, लिखी हुई है वो तो खैर, कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल। कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल वो लिखा होगा उसमें मेरे हिसाब से, देखो हाँ, रिकॉइल स्पीड या कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल कुछ तो लिखा होगा। एक सेकेंड बच्चों मुझे बताना, ठीक है। बच्चों यहाँ तक समझ गए ना? ये पूरा बच्चों मैंने बता रखा है। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन वो बच्चों मैंने इधर लिखवा रखा है, वो टाइप था, ये नॉर्मल वे में है, वो समझो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन बिहेव एज मैटर वेव एंड फॉर्म स्टैंडिंग वेव ड्यू टू विच इट नॉट एमिट एनर्जी, ठीक है। फॉर स्टैंडिंग वेव वही इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तो वो यहाँ लिखा है। डायग्राम बच्चों उसमें थोड़ा बेटर था, ये थोड़ा कम बेटर है, बस इतना फर्क है। लिमिटेशंस बच्चों मैंने यहाँ लिखी दी है, ठीक है। अब बच्चों रिकॉइल स्पीड या कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल वो एक ही चीज़ है। अब बच्चों उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझते हैं।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम पुराना चैप्टर या कुछ भी वो पढ़ते हैं फिर इस पे आते हैं। बच्चों याद करो, हमने एक एग्जांपल एनएलएम में या और भी कहीं सीखा होगा। जैसे ये मान लो बच्चों एक बुलेट है, इससे गन, ये गन है, इससे बुलेट फायर की, ठीक है ना। ये मान लो एक गन है, इससे बुलेट फायर की, ठीक है। मान लो इसका मास कैपिटल एम, इसका मास एम। बच्चों पहले बुलेट इस गन में थी, बुलेट इस गन में थी, तो दोनों की दोनों रुकी हुई थी। तो बताओ पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ? जीरो। पहले जीरो। जैसे मान लो गन किसी के हाथ में है, बुलेट भी उसी के अंदर है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ? जीरो। अब मान लो उसने बुलेट फायर की, तो बुलेट कहाँ जाएगी? आगे। तो मान लो वो v0 स्पीड से आगे चली, तो बच्चों इस गन की स्पीड या रिकॉइल स्पीड इसको कहाँ मिलेगी? पीछे। तो बच्चों पहले मोमेंटम जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो मान लो इसकी स्पीड v1 आई, v1, तो m v0 इक्वल टू कैपिटल M v1। मोमेंटम दोनों के बराबर होने चाहिए। मान लो इसका जो मोमेंटम है वो इसके बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होना चाहिए। तो बच्चों मैं बोल रहा हूं बुलेट 2 ग्राम की है, कितने ग्राम की है? और उसका मोमेंटम 2000 है। गन 500 किलो की है, उसका मोमेंटम क्या होगा? 2000। बुलेट 1 ग्राम की है, उसका मोमेंटम 500। गन का मोमेंटम, अब मान लो उसका वजन 100 किलो, 1000 किलो, तो भी 500। तो दोनों के मोमेंटम इक्वल होने ही चाहिए, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। ये पॉइंट बच्चों समझ पाए? अब याद करो बच्चों, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। बताओ बुलेट और गन किसका मोमेंटम ज्यादा? इक्वल। तो मोमेंटम तो इक्वल है, जिसका मास कम उसकी एनर्जी, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बच्चों अब मान लो जैसे किसी ने बुलेट चलाई, तो बुलेट और गन, गन के साथ वो बंदा भी है, तो एक तरीके से पूरा मास मान लो। तो किसका मास ज्यादा हुआ, बुलेट का या इधर गन प्लस पर्सन का? तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बुलेट की या गन प्लस पर्सन की? बुलेट की। अब चूंकि बुलेट का मास बहुत ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू पर्सन प्लस गन, तो गन प्लस पर्सन की एनर्जी काफी ज्यादा कम होगी। तो इसकी स्पीड या एनर्जी बहुत कम होगी, काफी हद तक एनर्जी किसको मिल जाएगी? इसकी। अब मान लो बच्चों हम बुलेट को बहुत छोटे से छोटा करते जाएं और गन को हैवी से हैवी करते जाएं, तो फिर किसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी? बुलेट को। इसको मैंने और छोटे से छोटा कर दिया, इसको ज्यादा हैवी से हैवी कर दिया, तो अब ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? बुलेट को। और बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो लगभग ऑलमोस्ट एनर्जी किसको मिल जाएगी? बुलेट को। ये समझ पाए? अब यही कहानी बच्चों हाइड्रोजन में होती। मान लो ये न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन मान लो बच्चों सपोज 5 से ग्राउंड स्टेट पे आया, 5 से आया, 5 से ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या एमिट करेगा? फोटोन। क्या एमिट करेगा? फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। तो मूविंग मास बहुत ना के बराबर कुछ होता है। तो ये मान लो रेस्ट पे था H एटम, इसने एक फोटोन एमिट किया, तो इसने मान लो जैसे बुलेट यहां छोड़ी, तो इसको रिकॉइल स्पीड कहां मिलेगी? पीछे। तो ये कहां जाएगा? पीछे। तो हमसे पूछा जाता है कि भाई इसकी स्पीड बताओ, इसकी स्पीड बताओ। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? इसने एक फोटोन इजेक्ट किया, तो इसकी रिकॉइल स्पीड बताओ, ये हमसे पूछा जाता है। ये चीज समझ गए? तो इसमें हम एक ये अजम्पशन मान लेते हैं कि मान लो जैसे बच्चों ये 2 से 1 में आया, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 2 से 1 में आएगा, तो डिफरेंस क्या होता है 2 और 1 में? 10.2। तो कितने फोटोन की मतलब एनर्जी, या मान लो इसकी एनर्जी कितनी आ गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर है? इतने फोटोन का वो, या इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया।
हमें पता है एटम और फोटोन का मोमेंटम सेम होना चाहिए, जैसे अभी बुलेट और गन का मोमेंटम सेम किया था। एटम का मोमेंटम बच्चों कैसे लिखोगे? एटम का मास, एटम की स्पीड। फोटोन का मोमेंटम बच्चों लिखने का तरीका अलग है, E/c। फोटोन का मोमेंटम बच्चों लिखने का तरीका अलग है। फोटोन टॉपिक में मैंने प्रॉपरली लिखवा रखा है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्टिंग में पढ़ा है वहां क्लियरली लिखवा रखा है E/c। तो इसका मोमेंटम बच्चों कैसे लिखेंगे? 10.2 1.6 10 की पावर -19 और C3 इंटू 10 की पावर 8। अब हाइड्रोजन का मास हमें पता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हाइड्रोजन की स्पीड आ जाएगी। ये तरीका बच्चों रहेगा, समझे बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत? वापस समझो। मान लो बच्चों 13.6 3.4 1.5 ये 3 से 1 में आ रहा है, किससे किस में आ रहा है? तो कितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी हुआ? 12.1। मैं बोलता हूं वही रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बताओ, रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, तो वही 1.6 इंटू 10 की पावर -27 मास इंटू स्पीड 12.1 इंटू 1.6 10 की पावर -19 अपॉन एनर्जी अपॉन C 3 इंटू 10 की पावर 8 निकल आया। मैंने बोला ये हीलियम है तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ इंटू 4 और हो जाएगा। मैंने बोला ये लिथियम है तो इंटू 9, उस तरह से बच्चों हम निकाल सकते। हाँ इंटू, हाँ सही बोल रहे हो बच्चों, इधर मास भी बदल जाएगा, यहाँ मास भी बदल जाएगा। तो मास तो खैर लिथियम है तो 3 7 7, वो सही बोल रहे हो। मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम, ठीक है ना? फोटोन का मोमेंटम E/c होता है, मैंने बता रखा। एक बार नोट्स देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला पेज देखो, जो मैं कह रहा हूँ समझो ना। फोटोन का मोमेंटम E/c होता है, एक बार चेक तो करो, ठीक है? हाँ बच्चों मैं क्या डिस्कस कर रहा था, हाँ ये चीज समझ गए? तो वही बच्चों एक बार मुझे देना, ये बच्चों इसमें देखोगे यही मैंने इसमें समझा रखा है। आप देखो ये एटम रेस्ट पे है, m मास ऑफ एटम, बाद में इसको रिकॉइल स्पीड इधर v मिली, यहाँ फोटोन चला गया लैम्डा का। एज्यूम ऑल एनर्जी बिलोंग टू दिस मूविंग फोटोन, ठीक है ना? तो एज्यूमिंग ऑल एनर्जी बिलोंग टू, बच्चों वो वही लिखा है, कुल मिला के मतलब यही है कि सारी की सारी हम एनर्जी किस पे मान लेते हैं? लगभग फोटोन पे ही मान लेते हैं। तो वही मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो फोटोन का मोमेंटम बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो E/c, इसका मोमेंटम -mv, बाद में 0, तो mv इक्वल टू E/c। तो अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो E अपॉन ये आ जाएगा। तो बच्चों प्रोसेस समझ लो, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे फॉर्मूले रटने से मतलब नहीं है कि हाँ mv इक्वल टू E/c, वो मतलब नहीं है। जो प्रोसेस मैंने समझाई वो ज़्यादा बेटर है। अब बच्चों जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मैंने यही दिया है कि 5 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, तब आप एमिटेड फोटोन मतलब इस एटम की रिकॉइल स्पीड निकालो। तो चलो खैर बच्चों मैं अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों समझना 5 से 1 में जा रहा है, तो 5 से 1 में बच्चों अभी भी हम देख चुके हैं, 5 से 1 में बच्चों डिफरेंस हो जाएगा 13.0, देखो 13.6 माइनस 0.54 कितना आ गया? क्लियर है? अब वही बच्चों mv इक्वल टू E/c सॉल्व करोगे वो आ गया, वही बच्चों इसमें लिख रखा है, वहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस समझो, इसी को लेकिन बच्चों मैंने एक और फॉर्मेट में डिस्कस किया। कई बार क्या होता है वो r के टर्म्स में स्पीड पूछता है, r के टर्म्स में, तो r के टर्म्स में अगर स्पीड पूछ रहा है तो उस हिसाब से भी आना चाहिए। मान लो बच्चों उसने 5 से 1 में ट्रांजिशन लिया, तो वेवलेंथ बच्चों कैसे लिखोगे? r 1/1 स्क्वायर 1/25, कितना आया बच्चों? 24/25। ये चीज क्लियर? अब बच्चों वही तरीका लगाओगे, कैसे? mv
इक्वल टू ई बाई सी, एम वी एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, यही होती है, और डिवाइड बाई सी, तो एच बाई लैम्डा, एम बी एच 1 बाई लैम्डा की जगह बच्चों ये रख दोगे 25 आर अपॉन 25। अब v चाहिए, m से डिवाइड कर दो, वही आंसर। तो कई बार वो r के टर्म्स में पूछता है, तो ये मेथड भी आना चाहिए। एक तो एनर्जी के टर्म्स में और एक r के टर्म्स में ऑप्शन है, तो ये मेथड भी आना चाहिए। समझ गए बच्चों? बच्चों यही दोनों चीजें मैंने यहाँ बता रखी, ठीक है। फिर बच्चों जो अभी हमने डिस्कस किया है वही क्वेश्चन वापस है कि 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, रिकॉइल स्पीड बतानी है, वो निकाल लो। हाँ बोलो। हाँ मैं देख लेता हूँ। रिकॉइल स्पीड ऑफ एच एटम 2 से 1 किसके में कह रहे हो? 4 से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में किया है सर। रुको तो मैं नहीं, वो ठीक है, तो बताओ कहाँ डाउट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है, वो तो वहाँ भी किया था, ठीक है ना। ये मास नहीं है, 1.6 इंटू 10 की पावर, ये एटम का मास। इलेक्ट्रॉन का मास तो 31 में होता है। कहाँ? किस में कह रहे हो तुम? सेकंड क्वेश्चन में। हाँ वो 1.6 इंटू 10 की पावर -27, वो एच एटम का मास होता है, हाइड्रोजन एटम का। इलेक्ट्रॉन का तो 31 में होता है, ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है? ओके। अब बच्चों इसमें लास्ट में मैंने तुम्हें दे रखा है एटॉमिक कॉलिजन। बच्चों टॉपिक कौन सा है? एटॉमिक कॉलिजन। अब एटॉमिक कॉलिजन बच्चों ये समझो, नॉर्मली नीट एग्जाम में मैंने शायद नहीं देखा, नीट एग्जाम में नहीं देखा है, बट फिर भी मॉड्यूल वगैरह में कहीं कहीं क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों एक छोटी सी चीज़ पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कार्तिक तुम्हारी आवाज़ बहुत आती है, अब ध्यान रहे तुम तीनों एक बेंच पे ना देखो। कार्तिक उठ जाओ तुम, चलो अभी तो 20 मिनट रह गए हैं बैठे, पर अब ध्यान रहे तुम तीनों एक बेंच पे नहीं देखने चाहिए कभी। ओके बच्चों अब मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ, वो चीज़ समझो। एक फॉर्मूला बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझना। एटॉमिक कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ सिस्टम इन कॉलिजन। तो बच्चों ये हम कॉलिजन में पढ़ते हैं, अभी बस मान सकते हो बच्चों। जैसे लॉस अगर हमें लिखना हो, लॉस, तो लॉस बच्चों हम कैसे लिखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि मैंने फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में याद रखा है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का लॉस लिखना है तो हाफ म्यू इनिशियल, इनिशियल बच्चों हम बोल देते हैं यू रिलेटिव, यू मतलब इनिशियल, माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो बच्चों दो पार्टिकल आपस में टकराए, दो पार्टिकल आपस में टकराए, उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। उस लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू यू रिलेटिव, यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी में हाफ म्यू कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला बच्चों अपने पास क्या बन गया? ये बन गया। ये समझ गए बच्चों? अब म्यू बच्चों इसमें होता है अपना रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वही चीज। तो म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वही सेंटर ऑफ मास का ही है। फॉर्मूला याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि टॉपिक भी उतना कोई खास काम का नहीं है, बट थोड़ा मैं डिस्कस कर, ये चीज समझ गए बच्चों? अब इसी को बच्चों हम थोड़ा और फॉर्मेट में डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों थोड़ा अगर आप लोगों को याद हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों होता है v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव, v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड अपॉन u रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसी में बच्चों अगर मैं u रिलेटिव कॉमन ले लूं
तो 1 माइनस वी रिलेटिव और यू रिलेटिव का स्क्वायर। इस चीज को बच्चों तुम क्या लिख सकते हो, ई। तो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बच्चों लॉस आ गया, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी बस इतना मान लो, वी रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन जो हम पढ़ते हैं, इलास्टिक कॉलिजन के लिए E1 हो जाता है, इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए E0 हो जाता है, वो चीज़ बच्चों यही चीज़ मैंने यहाँ बता रखी है। हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव का स्क्वायर। यू रिलेटिव कॉमन ले लिया, ये बन गया। इसी चीज़ को लिख सकते हो E, ठीक है। म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी में अगर बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो तो E हो जाता है बच्चों 0। E0 रख दोगे तो लॉस कितना हो जाएगा, ये E की जगह 0 रख दोगे तो लॉस क्या हो जाएगा, ये। तो आगे बच्चों मैंने लिख रखा है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन E0, लॉस याद। अब बच्चों वापस समझो, ये फॉर्मूले याद रहे ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं, भूल जाओ इसे। बस अगर थोड़ा जल्दी सॉल्व करना हो उस चक्कर में काम में आ जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। बाकी सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो समझो, समझो बच्चों। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में बच्चों बताओ फाइनली उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, वो एक तरीके से स्टिक कर जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन वो होता है जब पार्टिकल स्टिक कर जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन में पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं। स्टिक कर जाते हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम। तो अभी के लिए बच्चों बस इतना याद रख लो, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस किसमें होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और ज्यादा लॉस के लिए उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम। जैसे बच्चों याद करो, इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ी थी। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम। ये चीज क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो वही फंडा हम यहाँ बच्चों लगा। तो बस जब मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, क्लियर है। अब बच्चों एक चीज को समझते हैं। मान लो बच्चों ये स्टेयर केस है, किसी बच्चे को या बॉल को फेंक के तुम यहाँ फेंकना चाह रहे हो या यहाँ फेंकना चाह रहे हो, समझ गए बच्चों। अब बच्चों मान लो ये गैप 5 जूल का है और ये गैप मान लो 12 जूल का है, तो तुम 4 जूल एनर्जी दे रहे हो, 4 जूल। बच्चों बताओ वो यहां पहुंच पाएगा 3.5 पे, 4.9 पे, 5 पे पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर तुम उसे जंप करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे तुम्हें यहां पहुंचाना है तो एटलीस्ट कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 12 जूल। इतना समझ गए बच्चों। तो अब बच्चों मैं कंक्लूड करता हूं। टॉपिक बच्चों हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एटॉमिक कॉलिजन। टॉपिक क्या है, एटॉमिक कॉलिजन। एनर्जी लॉस का बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको 0 कर दो तो ये आ गया। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस क्या होता है, ये। इसको और अगर हम फॉर्मूले के साथ लिखना चाहें, नहीं नहीं पेन कहाँ गया, अच्छा मुझसे दिख नहीं पाता। तो बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस हाफ म्यू कितना हो गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 यू रिलेटिव का स्क्वायर। ये समझ गए बच्चों। अब बच्चों एटॉमिक कॉलिजन में क्या होता है, एटम्स आपस में टकरा रहे हैं। एटम्स आपस में टकरा रहे हैं तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि हम मान लें हीट में एनर्जी चली गई, साउंड में एनर्जी चली गई, क्योंकि सिंगल एटम के लिए हीट साउंड वो सब डिफाइन नहीं होता। हीट कब आती है, जब बहुत सारे एटम्स आपस में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो फिर टकराते हैं, तब हीट वगैरह कुछ डेवलप मानते हैं। सिंगल एटम वगैरह में हम वो सारी चीजें नहीं मानते। तो जब एटॉमिक कॉलिजन होते हैं तो उनमें हीट में, साउंड में, इन सब में एनर्जी लॉस नहीं होती। तो एनर्जी लॉस किस में होगी, एनर्जी लॉस होगी एक्साइट करने में। जैसे हाइड्रोजन एटम है बच्चों, वो 1 से 2 में जाना चाहता है, 1 से 2 में जाना चाहता है,
तो 1 से 2 में एनर्जी गैप कितना होता है? 10.2। अब मान लो टक्कर की वजह से एनर्जी लॉस 10 है, उसको 10.2 चाहिए, तो वो जंप कर ही नहीं पाएगा। जंप नहीं कर पाएगा तो फिर एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। कोलिजन कैसा हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। टक्कर हुई, एनर्जी लॉस 5 है, एक्साइट करने के लिए कितना चाहिए? 10.2। तो वो एक्साइट कर ही नहीं पाएगा, तो कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। कोलिजन कैसा हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। टक्कर हुई, एनर्जी लॉस मान लो बच्चों 12 है, जंप कराने के लिए 10.2 चाहिए, जंप करवा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो कोलिजन कैसा हो जाएगा? इनइलास्टिक। तो अब मतलब क्या होता है बच्चों, वो मैं समझाता हूँ, वो समझ, ऊपर वाले एटम को जंप करके नीचे वाले एटम में आना तो वो अलग चीज होगी। अभी पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझते हैं। देखो, इन एटॉमिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड। तो एटॉमिक कोलिजन में हीट या साउंड के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी लॉस्ट इन एक्साइटिंग पार्टिसिपेटिंग एटम्स। काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस होगी? एटम्स को एक्साइट करने में ही लॉस होगी। अगर उसमें लॉस होती है तो होगी, वरना नहीं होगी। नहीं होगी तो कोलिजन कौन सा होगा? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। An atom absorb only when it is greater than or equal to energy required to excite it. अब वो एटम तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब जो एनर्जी है वो उसको एक्साइट करने की एनर्जी से ज़्यादा हो या बराबर। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन को 10.2 एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि 1 से 2 में जाएगा, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 में तो जाना पड़ेगा। तो कम से कम तो 10.2 चाहिए। अब लॉस 10 का है तो वो एक्साइट हो ही नहीं पाएगा, तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। समझ गए ना? अब बच्चों हम इस पर क्वेश्चन समझते हैं, उससे चीज़ें फिर क्लियर होंगी। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन है जो आपके उसमें लिखा हुआ है, वो यही क्वेश्चन है, समझो बच्चों। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अगला आप करना। वो भी हालांकि उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद से ट्राई कर लेना। समझो, मास m, ये क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है ये? न्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी के, H एटम रेस्ट पे है और ग्राउंड स्टेट पे। बच्चों न्यूट्रॉन और H एटम किसका मास ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम किसका मास ज्यादा है? कितना ज्यादा होता है? लगभग बराबर, लगभग बराबर। हम क्या मानते हैं? दोनों के मास लगभग बराबर। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम में कोई खास फर्क नहीं है, बराबर मास। समझ गए? अब बच्चों मान लो, फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट इन इलास्टिक, ये इन बच्चों जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में पॉसिबल। तो बच्चों अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन चाहते हैं तो उस एटम को एक्साइट होना पड़ेगा। एटम को एक्साइट होना पड़ेगा, तो एटम को एक्साइट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। तो अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन चाहते हैं तो एटम को एक्साइट करना पड़ेगा, और एटम को एक्साइट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 10.2 तो होना ही चाहिए। अब बच्चों समझो, ज्यादा से ज्यादा अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या हो सकती है? हाफ, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, m1 m2 m1 प्लस m2 u रिलेटिव। बच्चों इसकी मान लो u स्पीड, मान लो इसकी स्पीड u, उसकी तो 0 है, का स्क्वायर। अब हाफ, बच्चों दोनों के मास बराबर है, तो 2m u स्क्वायर, ये इससे कट गए। बच्चों बताओ हाफ m u स्क्वायर क्या चीज है? किसकी? न्यूट्रॉन की। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा? k/2। तो मान लो न्यूट्रॉन के पास 50 एनर्जी है, तो वो लॉस कितनी करेगा? 25। मान लो उसके पास 40 एनर्जी है, तो लॉस कितनी करेगा? 20। हम चाहते हैं कि वो इनइलास्टिक कोलिजन हो, तो जो k/2 है, k/2 वो एटलीस्ट 10.2 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तब जाके वो एक्साइट करवा पाएगा। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो किस में हो रही है? एक्साइट करवाने में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एटलीस्ट 20.4 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो एक्साइट करवा पाए।
तो जो हम न्यूट्रॉन उसकी तरफ फेंक रहे हैं उसकी एनर्जी अगर 20.4 से ज़्यादा हुई तो उसका आधा वो लॉस करेगा। मान लो उसने 10.2 लॉस कर दी तो 10.2 से वो एक्साइट हो जाएगा, काम हो जाएगा। मान लो उसकी एनर्जी कुछ 40 है तो 20 लॉस करेगा तो एक्साइट करवा सकता है, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी मान लो बच्चों 20 हुई, मान लो बच्चों काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ लॉस कितनी करेगा? 10 करेगा तो उसमें एक्साइट करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता, तो फिर लॉस भी नहीं करेगा। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 हुई तो लॉस कितनी करेगा? 5 में एक्साइट करवा सकता है? नहीं करवा सकता, तो फिर लॉस भी नहीं करेगा, तो फिर इलास्टिक कोलिजन। यही मान लो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मान लो मैंने 21 कर दी तो लॉस कितनी करेगा? उसमें एक्साइट करवा सकता है? करवा सकता है, तो इस केस में इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। तो आपको बोल दिया कि इसी क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की एनर्जी मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोलिजन किस तरह का होगा? इलास्टिक। न्यूट्रॉन की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोलिजन किस तरह का होगा? इनइलास्टिक हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। 0.3 एक्स्ट्रा एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी साथ लेके निकल जाएगा, समझो। उसको एनर्जी मिली 13.6 बाहर निकलने में, जैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है वैसे ही मान। हाँ, बाकी जो होगी, अच्छा वापस समझो क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया, 21 है तो आप ये कह रहे हो 10.5, 10.2 उसने ले ली तो बाकी 0.3 का क्या होगा? समझो एक्चुअल में क्या होता है, 21 में से 10.5 ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस। जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान लें तब, ऐसा कोई पक्का थोड़ी कि परफेक्टली इनइलास्टिक ही होगा, तो वो कोलिजन कुछ इस तरह से होगा कि उसको 10.2 ही देगा, समझ गए ना। वो तो तब है जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक मान लें, हम एक मिनिमम पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं तब 10.5 ज्यादा से ज्यादा लॉस आ, समझ पाए ना अभी? ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन खुद ट्राई करो। हाँ, किसका ई? वापस किसका ई? नहीं, वो इतना सब नहीं पूछे, पहली बात तो पूछते ही नहीं है, पूछेंगे भी तो इतना तो मैंने मेंस में वालों को डिस्कस किया, नीट वालों में उतना सब नहीं पूछे, टेंशन ना। हाँ बोलिए। हाँ, इससे ज्यादा होगी तो जाके इनइलास्टिक कोलिजन होगा। किसकी? नहीं, उसी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की इससे ज्यादा होगी तब जाके हो पाएगा। कि मैंने किसकी मानी है? न्यूट्रॉन की। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो बच्चों, अब 2 मिनट रुको, अब इसे ट्राई कर लो फिर मैं वापस डाउट डिस्कस करूँ। H एटम ग्राउंड स्टेट में, हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट पे और रेस्ट में, इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों मान लो वही की, स्पीड मान लो बच्चों u। क्वेश्चन पूरा वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज या डेटा अलग है। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम सो दैट बोथ एटम कैन एक्साइट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों की दोनों अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, हाइड्रोजन भी चला जाए और हीलियम भी चला जाए। तो बच्चों बताओ हाइड्रोजन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। अब हीलियम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए? 10.2 इंटू 4, 40.8। तो टोटल कितनी चाहिए? 50। तो अब लॉस 50 से ज्यादा होगा तब जाके अपना काम हो पाएगा। जैसे पहले हमने 10.2 से ज्यादा लॉस कर दिया था। अब खुद से करो बच्चों, अब एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करूँ। 50 टोटल जो चाहिए, देखो दोनों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करवाना, तो इसको भी एक्साइट करवाना है तो इसको चाहिए 10.2, उसको भी करवाना है तो उसको चाहिए 40.8। तो दोनों को एक्साइट करवाने के लिए टोटल कितनी चाहिए?
50 आएगा ना, या 51? अच्छा मैंने गलत देख दिया, सही बोल। टोटल कितना चाहिए? 51। तो बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स का भी फिर मैंने प्रिंट ही निकलवा लिया क्योंकि थ्योरेटिकल ही था, मुझे लगा। एक सेकेंड बच्चों, एक लेके पास कर दो बच्चों, एक लेके पास कर दो ना, ये भी बच्चों एक लेके पास कर देना, ये भी बच्चों एक लेके पास कर देना है। हाँ बच्चों, क्या आ रहा है? किया क्या है ये बताओ मुझे, बता। प्रोसेस सही है, ऐसा ही कुछ आ जाएगा बच्चों, समझो। अब तरीका बच्चों वही है, अगर मैं लॉस लिखता हूं तो लॉस बच्चों हाफ m 4m अपॉन टोटल मास 5m u माइनस 0 का स्क्वायर, तो mm कट गए, हाफ m 4/5 u स्क्वायर। बच्चों हाफ m u स्क्वायर को लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, तो 4/5 k। तो बच्चों 4/5 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, 4/5 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। मान लो बच्चों हाइड्रोजन की 100 है, कितनी है? 100। मान लो देखो ना 4/5 लॉस इतनी निकली। अब हाइड्रोजन की 100 है तो 100 इंटू 4/5 लॉस कितनी होगी? 80। मान लो उसकी 30 है तो लॉस कितनी होगी? 30 इंटू 4/5। तो लॉस जो है वो ज्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट बराबर 51 से। लॉस कितना है? 4/5 के 51 के, यहां से बच्चों आ गया 51 इंटू 5/4। तो बच्चों 5 5 25, चेक करना अगर मैं कोई मिस्टेक करूं। इससे ज्यादा एनर्जी अगर इसकी होगी तो वो दोनों को एक्साइट करवा पाए। नहीं ये इसमें नहीं होगा, मतलब इसमें होगा शायद, नहीं है क्या? लास्ट में होगा शायद। देखो बच्चों ये बताओ, अभी मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स की नोट्स और सीट दी है, वो सबको मिल गए? कोई ऐसा तो नहीं जिसको सीट या नोट्स नहीं मिल पाए हो न्यूक्लियर फिजिक्स का? ठीक है ना? इनलास्टिक कोलिजन तो हो ही जाएगा अगर एनर्जी, हाँ ठीक है। हाँ एटम इतनी एनर्जी डिटरमाइन कैसे करता है कि हमको वो जो कोलिजन होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो उसको एक्सेल तक पहुंचा पाएगी या नहीं? वापस मुझे बताओ बच्चों, इधर पीछे प्रिंस तुम लोग। हाँ एटम इतनी एनर्जी डिटरमाइन कैसे कर पाता है ये चीजें कि ये जो कोलिजन वाली एनर्जी के लॉस होगा वो हमको एक्साइटेशन तक पहुंचा पाएगा या देखो वो समझो, वो नेचुरल प्रोसेस रहती है और उसमें भी देखो ऐसा नहीं कि वो पक्का एक्साइट करेगा, चांसेस समझो। मान लो जैसे कोई बंदा 2 मंजिल चढ़ सकता है, ठीक है? मान लो कोई फिजिकली फिट है, 2 मंजिल चढ़ सकता है, ठीक? अब उसके मन के ऊपर है कि भाई वो चढ़े नहीं चढ़े। लेकिन अब कोई बीमार बंदा है, उठ ही नहीं सकता, वो 2 मंजिल चढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ भी यही टक्कर होगी, एनर्जी लॉस होगी, गारंटी नहीं होती कि वो एक्साइट करेगा ही। लेकिन अगर उतनी एनर्जी होगी ही नहीं तो पक्का है कि कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये पक्का एक्साइट कर ही जाएगा, एक्साइट कर सकता। सर वो एक्साइट करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में आ गए, बाहर निकलना तो आयोनाइजेशन है। वो क्या चीज होती है जिसमें हम एक एटम में प्रोटॉन या तो ऐड कराते हैं या तो डिलीट कराते हैं? प्रोटॉन एटम ऐसा तो मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में जरूर रहता है, पर वो नहीं, यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे आप कहीं भी देखो प्रोटॉन तो कहीं यूज ही नहीं हुआ हो, एटम एक्सेलरेटर में वो अलग चीज़ है, उसे छोड़ो अभी यही रहो, ठीक है ना? ये समझ गया ना? और बोलो कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब समझो, ध्यान से समझो बच्चों, जो एटम अपना टॉपिक है वो ओवर होता है। नेक्स्ट टर्म में बच्चों हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स बच्चों मैंने तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है? तो बाकी चीज़ें फिर बच्चों देखते हैं, ठीक।
होमवर्क में बच्चों एटम्स की सीट से क्वेश्चन कर लेना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस उतना ही मैंने दिया है। बाकी करना चाहो तो आप करके रखना चाहो तो एटम तक भी आप